जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या चेंजेस लाएं? दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है रखना। एक पेशेंस, सब्र आपके पास होना चाहिए, और दूसरा एक जुनून, पैशन आपके बिजनेस में होना चाहिए। आपने सर अपना सफ़र कैसे, मतलब कौन से बिजनेस से चालू किया? 94 में हमने सैनिटरी की एक शॉप स्टार्ट की थी। तो मैं जानना चाहूँगा आपके पिताजी का इस पे क्या रुख रहा? इनिशियली वो बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था कुछ दिनों के लिए। हमारे एफर्ट्स के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो थोड़े से हौसले कमज़ोर हुए, तो मेरे दो गुरु हो गए। एक का नाम कस्टमर है और एक का नाम कंपटीशन है। एजुकेशन में उनको आना चाहिए, उन बिजनेसमैन को आना चाहिए जिनको वहाँ से रिटर्न्स ना भी मिले तो फ़र्क ना पड़े। दान ज़्यादा ज़रूरी है या दिशा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। दिशा वैसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को आप पैसे से मदद करें, इससे बेहतर है कि आप उसको पैसा कमाने का रास्ता दिखा दें। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना सफ़र एक छोटी सी दुकान से चालू किया और आज 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया है। आज हमारे साथ हैं श्री सुनील सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपना मतलब सफ़र कैसे चालू किया और क्या चैलेंजेस फेस किए इस सफ़र में आपने? देखिए, चूँकि मैं किसी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था, तो चैलेंजेस तो बहुत आए, पर उस चैलेंजों को सॉल्व भी किया गया और सकारात्मक रिजल्ट भी आए। और निश्चित तौर पे जो आप बिजनेस फैमिली से नहीं होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आपको सेल्स सीखना पड़ता है, आपको कस्टमर सर्विस सीखनी पड़ती है, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और इसी तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने आए, पर चूँकि हमने अपने आप को हमेशा अलर्ट और लर्निंग मोड पे रखा, तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चले गए, सीखते चले गए, और जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करते चले गए, और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते चले गए, तो हम अपने आप को मोटिवेट रख सकें। आपने सर अपना सफ़र कैसे, मतलब कौन से बिजनेस से चालू किया था? हमने 94 में हमने सैनिटरी की एक शॉप स्टार्ट की थी, जो हमारे पहले ब्रदर थे उनके लिए चालू की गई थी, बट किसी कारणवश वो सैनिटरी की शॉप बंद हो गई। फिर बाद में मैंने उसको 94 में स्टार्ट किया। फिर 96 में मैंने हीरो पुक की एजेंसी ली। फिर 99 में मैंने हीरो होंडा की एजेंसी ली। फिर 2005 में मैंने पियाजो 3 व्हीलर की डीलरशिप ली। फिर 2009 में मैंने एक HPCL का पेट्रोल पंप लिया। फिर 2009 में ही मैंने फोर्स मोटर्स की डीलरशिप ली। फिर 2010 में मैंने फोर्ड की डीलरशिप ली। फिर 2014 में मैंने हुंडई कार्स लिया। फिर 2018 में सतना में हीरो की एजेंसी ली, और 2022 में मैंने JCB की डीलरशिप ली, और 2025 में अभी मैंने कल्याण ज्वेलर्स को टेक ओवर किया। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, आपकी फैमिली बिजनेस नहीं करती है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके पिताजी का इस पे क्या रुख रहा? इनिशियली वो बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था कुछ दिनों के लिए। इनिशियली वो बहुत नाराज़ थे और बात भी करना बंद कर दिया था, बट जब सक्सेस मिली, लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया कि आपका बेटा अच्छा कर रहा है, और तब वो पॉजिटिव हुए, और आज वो बहुत खुश हैं कि मैंने जॉब ना करके बिजनेस शुरू किया। अभी उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है हमको। सर आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, 35-36 साल की जर्नी बिजनेस की, आप अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सा फैसला आप बदलना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा फैसला जिस पे आपको रिग्रेट होता है? कुछ बिजनेसेस किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट थे जो हमारे गलत हो गए, कुछ बिजनेसेस हमने किए जो गलत था डिसीजन हमारा, उसको रिग्रेट करते हैं। और नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी इस बिज़नेस को कुछ लोग कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ऐसा कौन सी घटना हुई जिससे आपको लगा कि अब मुझे कुछ बदलना होगा, ये जॉब में मेरा काम नहीं चल रहा है? ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, बस ये था कि बिज़नेस करने का मूड था कि बिज़नेस करेंगे, तो बिज़नेस करना चले आए। कोई ऐसा जॉब परमानेंट नहीं था। परमानेंट हो जाता अगर मैं कंटिन्यू करता तो जल्दी ही छोड़ दिया था, 2-3 महीने 4 महीने में छोड़ दिया। सर आपने कभी जीवन में हार मानी है, या कभी किसी चीज़ पे हार गए हो? अगर मानी है तो उस पर कैसे रिएक्ट किया? देखिए, कई बार हार तो मैंने कभी नहीं मानी है, पर कई बार
कुछ हमारे एफर्ट्स के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो थोड़े से हौसले कमज़ोर हुए, और उस समय आपका सबसे अच्छा दोस्त आप ही होते हो। तो हमने अपने आप से ही बात की कि हमसे क्या गलती हो गई, कहाँ हमसे डिसीजन गलत हो गया, और उसको करेक्ट किया, फिर नई शुरुआत की, और फिर उसको और अच्छे से किया, और मेहनत के साथ किया, और तैयारियों के साथ किया, तो रिजल्ट अच्छे आ गए। सर आप अपनी बिजनेस में किस तरीके से देखते हैं, एक प्रॉफिट क्रिएट करना कि वैल्यू क्रिएट करना? देखिए, दोनों बातें हैं। बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। केवल आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी आप बिजनेस मैन नहीं कहलाओगे। आप केवल एम्पायर खड़ा करते जा रहे हो, आपके बिजनेस के कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके जो स्टाफ है, जो टीम है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके जो बैंकर्स हैं वो आपके ट्रांजैक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली हम लोग ऑटोमोबाइल में हैं, तो ऑटोमोबाइल एक्चुअली एक तरह की सर्विस इंडस्ट्री है। तो हमारे अंदर हम लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। सर आज का समय बहुत कंपटीशन का समय है, तो आप ऑनेस्टी और एथिक्स को किस तरीके से देखते हैं, कितना मायने रखता है इस कंपटीशन के समय में? देखिए, एक्चुअली हम जिस ट्रेड में हैं उस ट्रेड में सारी चीज़ें हमारी कंपनी फिक्स करती है। प्राइसिंग हो गया, डिस्काउंटिंग हो गया, ऑफर्स हो गया, इसकी तो हम लोग उसमें जाके कोई मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हैं। पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और डेफिनेटली कंपटीशन जब ज़्यादा है तो आपको एथिक्स और नॉर्म्स के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार बिजनेस में जो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी तो कंपटीशन में 10 लोग लॉन्च हो जाएंगे आपको रिप्लेस करने के लिए, और जब वो लॉन्च हो जाएंगे तो फिर उनको हटाना या हिलाना बहुत मुश्किल काम होगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज से 25-20 साल पहले तक एक गुरु था मेरा, और वो गुरु था कस्टमर। जब कंपटीशन बढ़ा, प्रोडक्ट रेंज बढ़ी, बहुत सारी कंपनियाँ आ गई, तो मेरे 2 गुरु हो गए। एक का नाम कस्टमर है और एक का नाम कंपटीशन है। इन दोनों ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है। सर आपने बिजनेस में कभी किसी चीज़ से समझौता किया, या मतलब अपनी वैल्यूज से, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने ठानी हो उससे समझौता करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो वो कौन सी घटना रही? नहीं, मेरे याद में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी, क्योंकि हमारे बिजनेस में जब कंपनी डीलरशिप देती है, या तो देती है या नहीं देती, 2 ही डिसीजन होते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता कि आप पैसे दे देंगे तो आपको डीलरशिप मिल जाएगी, आप ये काम कर देंगे तो डीलरशिप मिल जाएगी। वो प्योर कंपटीशन होता है जहाँ आपको जीतना पड़ता है। जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या चेंजेस लाएं? नए बिजनेसमैन के लिए मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हार्ड वर्क करना है, और 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है रखना। एक पेशेंस, सब्र आपके पास होना चाहिए, और दूसरा एक जुनून, पैशन आपके बिजनेस में होना चाहिए। पैशन और पेशेंस के साथ ही आप जंग जीत सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आज की कंपटीशन में भी बहुत ज़रूरी है। सर रीवा आपके लिए क्या है, सिर्फ एक होम टाउन या फिर एक जिम्मेदारी भी आप समझते हैं? कर्मभूमि मानते हैं। रीवा के युवाओं के लिए कुछ आपका संदेश या आपका कुछ प्लान आने वाले वक्त के लिए? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जो आज आप जो है किसी प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 50,000, मत जाइए। रीवा अब विकसित शहर है। रीवा मध्य प्रदेश का आज की डेट में 6th एयरपोर्ट होल्डर है। आज की डेट में रीवा 5th बिगेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है। आज रीवा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर्स हैं। आप बेटर है कि आप रीवा में ही रहें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मैं तो पक्षधर इसी बात का हूँ कि आप किसी प्राइवेट का जॉब करें, इससे बेटर अपना खुद का बिजनेस करें। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं आज की डेट में, बैंकर्स बहुत अच्छे से पैसा दे देते हैं, फाइनेंसर्स की बाढ़ लगी हुई है आज की डेट में। तो जितना मुश्किल पहले बैंकों से पैसा लेना, 20 साल पहले 12.5-13% रुपये हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिज़नेस किया करते थे, आज वो 8, 8.5, 9% रह गया। तो इस समय बहुत अच्छा समय, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो आप डेफिनेटली बिजनेस करें। आप एक सेशन जो हो रहा था हमारा, तो आपने बताया कि आप बहुत सारे सोशल वर्क्स भी करते हैं, आप भंडारे कराते हैं, जिसमें मतलब हर हफ्ते भंडारे कराते हैं, जिसमें 3,000 से 5,000 पब्लिक आती है, खाती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपका कुछ प्लान है एजुकेशन या
हेल्थ से रिलेटेड कि आप उस स्लम एरिया में कुछ प्रोवाइड करें? नहीं, स्लम एरिया वाले तो बेचारे आते रहते हैं। मेरा एक स्कूल का प्लान है, क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन अभी भी रीवा में थोड़ा सा वीक है। स्कूल्स अभी रीवा में उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए। और स्कूल्स के स्पेशली मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में उनको आना चाहिए, उन बिजनेसमैन को आना चाहिए जिनको वहाँ से रिटर्न्स ना भी मिले तो फ़र्क ना पड़े। क्योंकि यदि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं और आप इमीडिएटली रिटर्न चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपको रिटर्न इमीडिएटली चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा, मैं हूँ या कोई और बिजनेसमैन हो, वो बिजनेसमैन एजुकेशन इंडस्ट्री में आए जिनको एजुकेशन इंडस्ट्री से होने वाले बेनिफिट से बहुत लेना देना ना हो। तो सर, आप अगर स्कूल खोलने का प्लान है तो उसमें जो मतलब गरीब बच्चे होंगे उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्लान्स भी होंगे? डेफिनेटली। सर, आप मतलब जैसे ये सारी चीज़ें चैरिटी वगैरह करते हैं, तो आप क्या मानते हैं, दान ज़्यादा ज़रूरी है या दिशा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। दिशा वैसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को आप पैसे से मदद करें, इससे बेहतर है कि आप उसको पैसा कमाने का रास्ता दिखा दें, है ना। दान तो देखिए अपनी स्वयं की मन की शांति के लिए या भगवान का पुण्य कमाने के लिए करता रहता है, पर दिशा ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं के लिए और ख़ासकर उन व्यक्तियों के लिए जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। आने वाले समय में सर आपका कोई बिजनेस प्लान जो रीवा को डेवलप करे, यहाँ पे रोजगार पैदा करे? हाँ, अभी देखिए, अभी होटल इंडस्ट्री और रिसोर्ट इंडस्ट्री में आने वाला हूँ। मैं 2 होटल प्लान कर रहा हूँ, एक बांधवगढ़ में और एक रीवा में। और बांधवगढ़ में रिसोर्ट प्लान कर रहा हूँ, रीवा में होटल प्लान कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसा आपने बोला, अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली अभी तो नहीं, 2-3 साल बाद एक अच्छे स्कूल की प्लानिंग करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें क्वालिटी डिलीवर कर पाऊँ, क्वालिटी इन द बोथ मैनर, बच्चों की भी और टीचर्स की। सर, आने वाले युवाओं के लिए बिजनेस में जो डरते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? डरना किस बात से भाई? आप गलत काम करोगे तभी डरोगे। अगर आपका विज़न है, आपको जज्बा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ लोगों को रोज़गार देना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं जहाँ आप डरोगे। सर, क्या आपको लगता है कि रीवा में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। बहुत सारे आप देखिए रीवा में आज की डेट में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो रीवा में ना हो। आप इलाहाबाद रोड में चले जाइए, एक से एक ब्रांड आए हैं। और ये ब्रांड को ऐसे तो आ नहीं गए कि चलो रीवा में शोरूम खोल लेते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर को मॉनिटर किया होगा, लोगों के परचेजिंग ट्रेंड को मॉनिटर किया होगा, तब उनको मालूम पड़ा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने दीपावली पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें बेची। अगर परचेजिंग पावर नहीं होती लोगों के पास तो क्या वो इतनी बाइक खरीदते? सक्सेस मंत्रा जो आने वाले बिजनेसमैन को दें वो क्या होगा? आप अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करें कि सफलता चिल्ला उठे। आपने सुना अभी तक श्री सुनील सिंह जी को, जो रीवा के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसे ही और इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं अनुभव, विंद फर्स्ट।